हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 2, जिसमें हम वेरियस टर्म्स के बारे में जानेंगे एंड मेनली वो टर्म्स रिलेटेड है टू द फंक्शंस ऑफ योर सेल। मैं हूं स्निग्धा एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर एंड दिस इज माय चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग हब। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको सिंपली शेयर करना होगा मेरे वीडियोस को, मैथमेटिक्स लर्निंग हब के वीडियोस को, विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो दैट वी कैन हैव न्यू मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग हब। देन हम अपना लाइव सेशन जल्दी शुरू कर देंगे। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज गुड कॉन्सेप्ट्स, जो आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। So let's now begin with today's lecture. So the first thing that we have in this is plastids. So what these plastids are basically? Plastids जो होते हैं, obviously ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो सेल में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स डिस्क की तरह, जैसे लाइक अ डिस्क, राइट, ऑल्सो लाइक ए ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, कुछ इस स्ट्रक्चर में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एंड ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सराउंड होते हैं, मींस इनका घिराव होता है या बाउंडेड होते हैं बाय डबल मेम्ब्रेन, मींस डबल लेयरिंग होती है इन plastids के outside में, और they are surrounded by double membrane. Membrane is simply a layer. तीन तरह के होते हैं ये plastids. There are of three types. पहले अगर हम बात करें वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने लीव्स को तो देखा ही होगा। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ग्रीन लीव्स की, तो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है ग्रीन कलर का प्लास्टिड, और इस ग्रीन कलर के प्लास्टिड में जो कि एक पिगमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सभी ने पढ़ा होगा जब कभी भी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की होगी। तो क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो एक्चुअली हेल्प करता है प्लांट्स को टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। दैट इज व्हाई हम ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बुलाते हैं। सो दैट इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड टाइप का जो प्लास्टिड पाया जाता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, राइट ना। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? बेसिकली ये कलरलेस होते हैं। इन प्लास्टिड्स का कोई अपना कलर नहीं होता। ओके, ये मोस्टली रूट्स में पाए जाते हैं। ऑल्सो आपको ये अनमॉडिफाइड या अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं वहां भी मिलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली करता क्या है? ये फूड को स्टोर करता है। सो दे सिंपली स्टोर द फूड। A food can be in the form of starch, also proteins. So protein ho, starch ho, these are the forms of the food which is stored by these plastids, and these are basically stored in the roots. I mean, इनका काम जो होता है mainly leucoplast का काम to store the food mainly of the plant body, right? Now third type जो होता है plastid का, that is a chromoplast. क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं, ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे कलर पिगमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये कुछ ग्रीन कलर से हटके एक अलग कलर के प्लास्टिड्स, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं ये प्लास्टिड्स। इनका मेनली काम होता है टू प्रोवाइड कलर। ये कलर प्रोवाइड करते हैं टू फ्रूट्स एज वेल एज टू फ्लावर्स। दैट इज व्हाई आपको अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एज वेल एज फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड्स के टाइप जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। यू कैन हैव प्रोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिक जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इटियोप्लास्ट, देन अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसके बारे में अभी हमने बात की, देन एलायोप्लास्ट, प्रोटीनुलोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं प्लास्टिड्स जो है बेसिकली अलग अलग कलर्स के सिंपली प्लास्टिड्स हैं। ओके, मेनली इनका काम वेरियस टाइप्स में होता है, और हमने मेनली देखा ये पिगमेंट्स ही होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। Next we have, which is a component of the cell, is your vacuoles. Vacuoles क्या होते हैं? Vacuoles mainly इस तरह के सिंपली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम
होता है उसे कहा जाता है सेल सैप। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सराउंडेड या बाउंडेड होते हैं, इनके आसपास घिराव होता है एक मेम्ब्रेन का। ओके, वैक्यूल्स आपको साइटोप्लाज्म में वे मिलेंगे। साइटोप्लाज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस लेक्चर में रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ सेल, जहां पे मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस या मटेरियल है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ रहता है और इसमें वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के। तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है और काफी ज्यादा मात्रा में, मींस काफी ज्यादा नंबर में ये पाए जाते हैं अगर हम बात करें प्लांट सेल के। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपका जो होता है वैक्यूल दिखता है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं बाय द नेम सेल सैप। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर वैक्यूल इनसाइड द सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इज द नेक्स्ट कंपोनेंट व्हिच इज देयर इनसाइड द सेल, इट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली ये रॉड लाइक या कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे ये रॉड के शेप में, थ्रेड के शेप में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। इनका मेनली काम होता है या फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का, जिसके हेल्प से वो सप्लाई करते हैं सेल को एनर्जी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, इन्हें कहा जाता है पावर हाउसेस ऑफ द सेल, राइट। सो दे बेसिकली आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल जो प्रोवाइड करता है सेल को विथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। So this is how mitochondria looks like, right? So you can see both the pictures. One is the in which you can see how does it really look, and here you can see it is basically producing the energy as it is the powerhouse of the cell. So that was about mitochondria. Next component जो आता है ऑर्गेनेल आता है आपके सेल में वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What is this endoplasmic reticulum? ये काफी एक कठिन या हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम होता है जो इंटरकनेक्ट करता है आपके कई सारे मेम्ब्रेन्स को जो सेल के अंदर मौजूद हैं विद इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, ये एक लिंक भी फॉर्म करता है या कनेक्शन फॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच। ओके, सो न्यूक्लियस बेसिकली सबसे सेंटर पे रहता है, उसका एक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन जो सेल का मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयरिंग होती है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन या लिंक एस्टैब्लिश करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर का मेनली जो काम होता है ये मदद करता है इन ट्रांसपोर्टेशन, सामान को ट्रांसपोर्ट करने में विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर चीजों को ट्रांसफर करने में काफी मदद करता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से ट्रांसफर मटेरियल्स का होता है विद इन द सेल in the cytoplasm, and that is done by the endoplasmic reticulum here. The next thing that I have is ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes कुछ granules होते हैं। ओके, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या ग्रैनुल्स होते हैं जो एक्चुअली मिलते हैं अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। ये कुछ पार्टिकल टाइप नेचर के होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये मेनली प्रोवाइड करता है एक रफ अपीयरेंस, मींस काफी एक रफ लुक या रफ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये स्मूथ हो सकता है या तो ये रफ हो सकता है। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें रफ की, तो इन दैट केस ribosomes provide a rough look to the endoplasmic reticulum. Okay, now ये freely ऐसे granules हैं जो कि freely एकदम रैंडमली और आराम से फ्री होके साइटोप्लाज्म में घूम सकते हैं, मींस दे अकर। ये साइटोप्लाज्म में भी सेपरेटली मिल सकते हैं ये ग्रैनुल्स या पार्टिकल्स। इन्हें मेनली कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि इनका मेनली काम होता है प्रोटीन्स को बनाने में मदद करना। दे हेल्प इन सिंथेसिस
प्रोडक्शन में या सिंथेसिस में काफी मदद करते हैं आपके this ribosomes. So here you can see this is the cell structure. So within the cell आपको यहाँ कुछ छोटे छोटे particles दिख रहे होंगे जो कि blue color में यहाँ मौजूद हैं. तो ये basically आपके ribosomes हैं. And in the other picture you can see in this कि किस तरह से protein synthesizers कहलाए जाते हैं cell के ये ribosomes, क्योंकि ये mainly manufactured होते हैं proteins के. So this is how it actually produces the or simply synthesizes the proteins within the cell. Now the next thing that I have which is again a very important component of your cell is Golgi bodies, right? Golgi bodies क्या होते हैं या हम इनको कभी कभी Golgi apparatus के नाम से भी बुलाते हैं. ये जो होते हैं इनमें इनफैक्ट Golgi bodies apparatus वो होते हैं which has a number of membrane बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स. सैक का मतलब आप समझते होंगे ऐसे बोरे होते हैं या सिंपली सैक फिल्ड होते हैं लिक्विड से. कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सैक मीन सिंपली अगर हम हिंदी में कहें कि अ बैग टाइप स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर या सिंपली हिंदी में बोरा जिसे हम कहते हैं, कुछ इसी तरह से ये होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है. ओके, ये इन्वॉल्व होते हैं मेनली आपके वो मटेरियल्स को सिक्रीट करने में, या गोल्गी बॉडीज जो होती है इनका इन्वॉल्वमेंट मेनली होता है ऐसे मटेरियल्स सिक्रीट या प्रोड्यूस करने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, राइट? सो लेयरिंग, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर की, जो कि प्लांट में होता है सेल वॉल, बट सेल वॉल ऑब्वियसली एब्सेंट होता है आपका एनिमल में, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में. तो इन लेयर्स को बनाने में काफी हेल्प करता है आपका गोल्गी बॉडीज. देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, मींस ये प्रोड्यूस करते हैं लाइजोसोम्स इफ आई टॉक अबाउट द एनिमल सेल्स, राइट? सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके गोल्गी बॉडीज दिखेंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली योर गोल्गी बॉडी. डायग्राम कुछ इस तरह से ये लगता है, एंड दिस इज प्रेजेंट विद इन द सेल ओनली, यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो इस तरह से कुछ आपके होते हैं गोल्गी बॉडीज, राइट? दैट इज व्हाई इनका भी काफी इंपॉर्टेंट काम होता है. तो आप यहाँ पे एक सिंपली वीडियो देख सकते हैं किस तरह से वेसिकल से देन यू कैन फाइनली सी द गोल्गी apparatus ओवर हियर, गोल्गी बॉडी मेनली, राइट? सो इस तरह से मूवमेंट होता है चीजों का विद इन दिस सेल. Now the next thing that I have, ये काफी important एक component है सेल का, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में इनफैक्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का होना. ऑल्सो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर कंपोनेंट्स आपके हर सेल में मौजूद हो, राइट? सो पर्टिकुलरली हम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, ये एक सेंटर पे मौजूद रहने वाला स्फेरिकल कोर होता है, एंड ये डबल मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है ऑल अराउंड. देन फंक्शन क्या है इसके? ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का. ऑल्सो ये हेरिडिटरी स्टोर करता है इनटू डीएनए, राइट? अगर हम डीएनए की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो होगा न्यूक्लियस, क्योंकि इसी के अंदर दिस डीएनए इज देयर, राइट? एंड यू ऑलरेडी नो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट विदिन योर न्यूक्लियस, जो मेनली जीन्स कैरी करने के लिए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, right? They also make RNA and the proteins and also make the ribosomes, mainly the nucleus over here. Okay, cell type में अगर हम बात करें, they mainly ये होगा eukaryotic cells and plant या animal cells में you will definitely going to find these components there. So something like this, कुछ इस तरह से आपका आप देख सकते हो इस फिगर में न्यूक्लियस दिखता है, जिसका आउटर मोस्ट लेयरिंग जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज बेसिकली योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओवर हियर. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो हर एक ऑर्गेनल की अगर हम बात करें विद इन द सेल, वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और हर एक ऑर्गेनल का अपना एक इम्पोर्टेंस और फंक्शन होता है. नाउ the last thing that we need to discuss, which is very important, is the difference between animal cell and the plant cell.
So this is the difference here. अगर हम बात करें animal cell की, so this is how the animal cell diagram looks like, and this is mainly your plant cell towards the right side. Okay, so let us see क्या इसमें थोड़े बहुत differences हैं. अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो ये जनरली स्मॉल होते हैं इन साइज इनका काफी कम होता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्लांट सेल की, ये यूजुअली बड़े होते हैं साइज में, ओके, देन दी एनिमल सेल्स. देन अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल आपको डेफिनेटली एनिमल सेल में नहीं मिलने वाला है. सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट लेयरिंग जो आपको सिर्फ मिलेगा इन योर प्लांट सेल. देन द थर्ड डिफरेंस दैट आई हैव इज वैक्यूल्स, जिसके बारे में हमने अभी बात की है. ये sac like स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्मॉल इन साइज होते हैं which are present in your animal cell. But on the other hand, if I talk about plant cell, then vacuoles are larger in size, काफी बड़े साइज में प्लांट सेल में पाए जाते हैं. ओके, now the last thing that I have, अगर मैं बात करूं प्लास्टिड्स की, प्लास्टिड्स जो है यहाँ प्लांट सेल में डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट. बट in case of animal cell, no other animal cell possesses plastids, only आपके प्रोटोजोअन यूग्लिना में. प्रोटोजोअन जो है यूग्लिना, यहाँ पे आपको सिर्फ प्लास्टिड्स की मौजूदगी मिलेगी. एक्सेप्ट दिस, आपको कहीं भी एनिमल सेल में you are not going to find plastids except in the protozoan which is euglena. Okay, so ये थे कुछ differences between your plant cell and the animal cell. राइट. सो आई होप जो आज के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और इन दिस चैप्टर सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुके होंगे. सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. डू फॉलो मी एट फिमेटिक्स लर्निंग हब. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें. आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सेम नेम. ऑल्सो आप मुझे सर्च कर सकते हैं ओवर टेलीग्राम चैनल by the same name Phimatics Learning Hub, जहां पे आपको क्लास 11 एंड 12 के पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स के फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो जरूर से जाइए, विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज, ऑल्सो ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल. सो आई एंड हियर. I thank you all for watching the video till the end. Do like, do share, do comment. Thank you everyone for watching my video. I'll see you in the next turn.